नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी तरफ से आपको सबको गुड इवनिंग। आज फिर मैं दोबारा लाइव आया हूं। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग टॉपिक है। टॉपिक अलग भी है और टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। न्यूज में जैसे चला आ रहा है, नेशनल चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, कि जो सरकार है वो जो एयर इंडिया है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, सरकार उसको बेच रही है। काफी ज्यादा अपोजिशन पार्टीज भी ये आरोप लगा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रही है। और ये भी इल्जाम लग रहा है कि ये भी बोला जा रहा है कि एयर इंडिया जो है वो देश की प्रॉपर्टी है, लोगों की प्रॉपर्टी है, उसको हम इस तरह से बेच नहीं सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बेच नहीं सकती। सो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर है। 2-3 क्वेश्चन इसमें अराइज होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइंग टू सेल एयर इंडिया, कि गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है, वो क्यों एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रही है। दूसरा, चलो ठीक है, अगर बेच देती है, नहीं भी बेचती है, तो दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि इट इज गुड और बैड, बेचना सही है या गलत है। तीसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और ये पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है कि हाउ डिस इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट फॉर मिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एयर इंडिया में डिस इन्वेस्टमेंट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बड़े सारे पॉलिटिकल थॉट्स भी हैं, बड़े सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी हैं, अपोजिशन पार्टीज के क्वेश्चंस भी हैं कि क्यों इसको एयर इंडिया को बेचा जा रहा है। समझना जरूरी है। थोड़ी सी हम क्रोनोलॉजी भी समझेंगे। आजकल आपको पता है टीवी के दौर पे, सोशल मीडिया के दौर पे क्रोनोलॉजी का बड़ा असर चल रहा है, तो थोड़ा हम भी समझाएंगे क्रोनोलॉजी में कि क्या से एयर इंडिया का बैकग्राउंड क्या था, बड़ी सारी गवर्नमेंट्स ने एयर इंडिया के लिए क्या किया, बड़ी सारी गवर्नमेंट्स के टाइम में एयर इंडिया को क्या फायदा, क्या नुकसान हुआ। तो अगर हम एयर इंडिया की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एयर इंडिया गवर्नमेंट ने पहले से ही बना दी थी जब देश बना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। कई लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी और कई लोगों को शायद जानकारी हो। पहले इसको हम एयर इंडिया, फॉर्मली नाउन एज टाटा एयरलाइंस, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय JRD टाटा। JRD टाटा ने इसको सबसे पहले शुरुआत करी थी और तब इसको टाटा एयरलाइंस बोलते थे। समय का पहिया घूमता गया, चलता गया और धीरे धीरे ये टाटा एयरलाइंस इंटरनेशनल रूट्स में भी चलने लग पड़ी और इसी वजह से इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया 1946 में। तो पहले इसको टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1947 में भारत, इंडिया देश हमारा आजाद होता है और 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 49% शेयर होल्डर बनती है। इसके 49% स्टेक में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बनती है, 49% में। फिर 1953 का टाइम आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट पास करती है जिस एक्ट का नाम है एयर कॉर्पोरेशन एक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। काफी सारे जो स्टूडेंट्स जो बड़े सारे एग्जाम देना चाहते हैं, SSC का, स्टेट PSC का, UPSC का, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको एयरलाइंस के ऊपर। आगे न्यूज में भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1953 में कौन सा एक्ट पास किया और उस एक्ट में था क्या। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो टाटा एयरलाइंस थी इसी का नाम ही एयर इंडिया पड़ा गया क्योंकि इंटरनेशनल रूट्स में ये चलना शुरू हो गई थी और 1948 में इसके जो ज्यादातर स्टेक थे वो गवर्नमेंट एक्वायर कर चुकी थी और वो स्टेक थे 49%।
1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट पास करती है जिसको बोला जाता है एयर कॉरपोरेशन एक्ट। और इस एक्ट के पास होते ही जो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 49% स्टेक था वो अब बढ़ जाता है और अब जो है मेजॉरिटी का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर लेती है। और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है इस एक्ट के पास होने के बाद कि इस एयर इंडिया का नामकरण दोबारा किया जाता है। 1953 की बात सुना रहा हूं। और इस एयर इंडिया को दो पार्ट्स में भी डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है एयर इंडिया इंटरनेशनल और दूसरा है इंडियन एयरलाइंस। पहला क्या? एयर इंडिया इंटरनेशनल और दूसरा इंडियन एयरलाइंस। दो भागों में तकसीम कर दिया जाता है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड इसलिए कि जो एयर इंडिया इंटरनेशनल है वो एक अलग ऑफिस होगा और जो इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन है वो अलग ऑफिस होगा। अब दो ऑफिस बना लिए गए इसी विद इन वन एयर इंडिया में। एयर इंडिया जो ऑफिस होगा वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स की जानकारी रखेगा और जो इंडियन एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन, वो डोमेस्टिक सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए अपना काम करेगा। और ये जो एक्ट था 1953 का जिसने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक बड़ा फ्रूटफुल स्टेप भी साबित हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। उस समय मार्केट में तो कोई कंपटीशन नहीं था एयरलाइंस के, अगर हवाले से देखा जाए तो हमारी एक ही एयरलाइंस थी जिसको एयर इंडिया बोला जाता था। नो कंपटीशन। जैसे मार्केट में सिर्फ आपकी ही दुकान है और आपकी दुकान पे ही सबसे ज्यादा रश होगा क्योंकि बाकी चीजें तो, बाकी दुकानदार तो है नहीं, वैसे ही एयर इंडिया उस समय था और काफी ज्यादा इसको मुनाफा भी हुआ। एयर इंडिया की काफी ज्यादा कंप्लीट मोनोपोली थी उस समय एयरलाइंस को लेकर इंडिया में। अगर आपको उस समय 1953 के इंडिया से कहीं बाहर जाना पड़ता था तो आपको इनके दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। वो बात अलग है कि आज के इस टाइम में एयर कंपनीज आपके घर के दफ्तर, आपके घर के चक्कर लगाती है, आपको टेलीफोन करती है, आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, आपको अपने बारे में बताती है। पर उस समय उल्टा था। उस समय कंपटीशन का माहौल नहीं था। तो ये जो स्टेप था काफी फ्रूटफुल साबित हुआ एयर इंडिया के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी कि खूब इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय। और ये एक जो स्टेप था ये एक अच्छा डिसीजन साबित हुआ। उसके बाद समय गुजरता गया। अब हम पोस्ट 1991 की बात करेंगे। 1991 में आप सब जानते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस समय भारत इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहा था और 1994 में क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि ये जो एयर कॉरपोरेशन एक्ट था जो 1953 में पास किया गया था इसको वापस ले लिया गया, इसको हटा लिया गया। 1994 का वो टाइम था, यूपीए की गवर्नमेंट थी। अभी आप समझ रहे हो क्रोनोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग भी हो गया है कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में जो बीजेपी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो इस एयरलाइंस को बेच रही है। तो धीरे धीरे इस क्रोनोलॉजी को समझना कि 1994 में यूपीए की गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट ने 1953 का जो एयर कॉरपोरेशन एक्ट था उसको हटा दिया, उसको रिपील कर दिया 1994 में। और क्यों हटा दिया? क्योंकि 1991 का जो इंडिया था उसमें हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर जा रहे थे और इस एक्ट के हटने के बाद ही जो प्राइवेट एयरलाइंस थी, बाहर की जो प्राइवेट एयरलाइंस थी, उनकी इंडिया में एंट्री करवाई जाती है। अब एलपीजी रिफॉर्म्स में क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। उस समय प्राइवेटाइजेशन का दौर इंडिया में चलाया जा रहा था यूपीए की गवर्नमेंट द्वारा। और जो आज अगर प्राइवेटाइजेशन का दौर जो चल रहा है, कहीं ना कहीं वही कांग्रेस पार्टी आज गवर्नमेंट को ब्लेम करती है और बोलती है कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो इससे पहले भी यूपीए गवर्नमेंट ने यह प्राइवेटाइजेशन का दौर हमारे देश में स्टार्ट करवा दिया था। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब कई लोग टर्म्ड मी एज भक्त बोलना स्टार्ट हो जाएंगे। वो उनका काम है बोलना, पर मैं फैक्ट्स की बात करूंगा आज
क्योंकि मैं फैक्ट्स लेकर आया हूं, मैं बिना फैक्ट्स के नहीं बोलता। अगर कोई किसी को क्वेश्चन है, किसी को डाउट है, तो वो फैक्ट्स चेक कर सकता है। तो खैर ये बातें हम अलग करेंगे, अकेले में बैठ के करेंगे। 1994 में रिपील कर दिया जाता है, प्राइवेट एयरलाइंस की एंट्री इंडिया में होती है। अब क्या होगा? प्राइवेट एयरलाइंस की एंट्री हो गई इंडिया में, तो एयर इंडिया के साथ क्या होगा? एयर इंडिया के लिए कंपटीशन बढ़ गया, बढ़ना ही था। पहले कंप्लीट मोनोपोली थी। अब क्या हुआ कि जब एंट्री हो गई तो एयरलाइंस के लिए कंपटीशन बढ़ गया, और जो बाहर की एयरलाइंस थी वो डोमेस्टिक रूट में अब चलने के लिए तैयार थी। इसकी वजह से क्या हो गया? एयर इंडिया का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। 1994 की बात कर रहा हूं, 2019-20 से अभी मैं नहीं पहुंचा, अभी 1994 की बात हो रही है, यूपीए की गवर्नमेंट की बात हो रही है। और कहा यह भी जाता है कि उस समय करप्शन के दौर से भी गुजर रहा था एयर इंडिया हमारा। खैर वो बात अलग है। धीरे धीरे इसका डाउनफॉल शुरू होता है। उसके बाद 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट की एंट्री होती है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट में आता है, एनडीए, और वो अटेम्प्ट करते हैं। एनडीए मेड अटेम्प्ट्स टू प्राइवेटाइज एयरलाइंस। वो कोशिश करते हैं कि वो लोग इसको क्या करेंगे? प्राइवेटाइज कर देंगे, क्योंकि ये काफी नुकसान में जा रहा था। पर उनको इन द एंड ये प्राइवेटाइजेशन का प्लान वापस लेना पड़ा। बीजेपी ने भी कोशिश की उस समय 2000 में कि इसको प्राइवेटाइज करें, क्योंकि उससे पहले हमारा जो एयर इंडिया था काफी नुकसान में जा रहा था। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट। उसके बाद 2007 किसी तरह से 2007 में यूपीए गवर्नमेंट की एंट्री होती है, और उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बनते हैं, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट जिनको बोला जाता है। उनकी एंट्री होती है, और 2007 में उनकी सरकार एक ब्लंडर करती है। ये मैं फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूं, किसी को यकीन ना हो तो वो चेक भी करा सकता है। 2007 में यूपीए की गवर्नमेंट आती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हैं, एंड देयर गवर्नमेंट मेक्स अ ब्लंडर। ब्लंडर क्या करती है वो एयर इंडिया को लेकर? वो ये करती है, जो 1953 में जो एक्ट के जरिए हमने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस बनाया था, उसको मर्ज कर देती है सिंगल एंटिटी में। 1953 में मैंने बताया आपको कि एयर इंडिया बना था फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, और इंडियन एयरलाइंस बना था फॉर डोमेस्टिक पर्पस। उनको मर्ज किया जाता है सिंगल कंपनी में, और उस कंपनी का नाम रखते हैं नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या रखते हैं? नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NACIL। और इसका बाद में भी नामकरण किया जाता है, दोबारा नाम चेंज किया जाता है, और इस एंटिटी को बोला जाता है एयर इंडिया लिमिटेड। ऐसा करने के तुरंत बाद ही और ज्यादा लॉस्ट में चला जाता है एयर इंडिया लिमिटेड। और कहा यह भी जाता है कि ये जो इन्होंने किया था, दिस इज अ डिजास्टर फॉर एयर इंडिया। 2007 में इन्होंने किया, और 2007-8 में इन्होंने किया, और 2009 में हमने देखा कि जो एयर इंडिया लिमिटेड है वो लगभग 7,000, ऐसा कहा जाता है कि 7,200 करोड़ का नुकसान एयर इंडिया को हो गया 2009 में, सिंगल एंटिटी में मर्ज करने के बाद। 2007-8 में लगभग 7,200 करोड़ कुछ इतना नुकसान एयर इंडिया का हो जाता है। काफी सोचने वाली बात थी कि इतना नुकसान क्या बेयर कर पाता एयर इंडिया। क्यों? क्योंकि इसको मर्ज कर दिया गया था सिंगल एंटिटी में। खैर 2012 में अब सरकार यूपीए की थी, काफी ज्यादा नुकसान में चले गए थे ये लोग, एयर इंडिया कंपनी। तो 2012 में सरकार के पास ये फुल प्रूफ था कि अब वो नुकसान में है। यूपीए गवर्नमेंट को ये पता था कि अब एयर इंडिया नुकसान में है, तो यूपीए गवर्नमेंट ने
एक कमिटी बनाई और रिकमेंड किया कि एयर इंडिया को पार्शली प्राइवेटाइज किया जाएगा, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया जाएगा। ये 2012 में यूपीए गवर्नमेंट ने ऐलान किया था। यूपीए गवर्नमेंट, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, जिसका कांग्रेस हिस्सा थी, कांग्रेस के लोग मंत्री थे उस समय, और उन लोगों ने बोला था कि काफी ज्यादा नुकसान में है एयर इंडिया और इसको क्या किया जाएगा, पार्शली प्राइवेटाइज किया जाएगा। और उस समय अपोजिशन कौन थी? भाजपा। भाजपा ने इसका विरोध किया। अब हमें हंसी इसलिए आती है कि आज भाजपा इसको प्राइवेटाइज कर रही है, उस समय की भाजपा ने इसका विरोध भी किया था। तो खैर ये पॉलिटिक्स है, चलती रहती है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हम ये समझ रहे थे कि नुकसान में चले गई एयर इंडिया, और 2012 में यूपीए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इसको प्राइवेटाइज कर लेंगे, और उस समय अपोजिशन पार्टी जो भाजपा थी उसने इसका विरोध किया। तो इस कारण से यूपीए गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा, प्राइवेटाइज नहीं करा पाए यूपीए गवर्नमेंट। पर फिर भी यूपीए गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर नुकसान हुआ है तो उसको भरपाई भी करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय की 30,000 करोड़ इसमें इन्फ्यूज करने की सोची, इन्वेस्ट करने की सोची। 30,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करने की सोची ताकि इसको बचा लिया जाए। पर हुआ क्या? नुकसान में एयर इंडिया और ज्यादा बढ़ने शुरू हो गया। कुछ काम पता नहीं लगा उनको, अब क्या करें क्या ना करें। 2011-12 की बात सुना रहा हूं। तो उस समय भी एयर इंडिया लिमिटेड की हालत बड़ी खस्ता हाल थी। उस समय की गवर्नमेंट भी ये सोच रही थी कि हम लोग इसको प्राइवेटाइज कर लेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट कर लेंगे। अब ये जो मर्जर था एयर इंडिया का, इंडियन एयरलाइंस का, क्या ये सही था? क्या ये अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको एक एंटिटी में मर्ज कर देना? गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था उस समय का, गवर्नमेंट सोच अच्छा रही थी। भाई यूपीए गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहा, एयर इंडिया काफी खस्ती हालत में थी, उसको बचाना था। तो गवर्नमेंट का वो जो इनिशिएटिव था कि हम इसको मर्ज करेंगे, अच्छा था। उन्होंने सोचा कुछ और था। उन्होंने सोचा था कि हम इसको मर्ज करने के बाद प्रॉफिट कमा सकेंगे और इसका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। बट हुआ उल्टा, डाउनफॉल हो गया। इसका बड़ा डाउनफॉल क्या था कि जो हमने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन को जो मर्ज किया, इसको मर्ज करना इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट थे। एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स को डील करता था और जो इंडियन एयरलाइंस है वो डोमेस्टिक को। दोनों का कामकाज अलग, दोनों का स्टाफ अलग, दोनों का ऑपरेशन अलग, दोनों का कंपोजिशन अलग, दोनों की वर्किंग कंडीशंस अलग। इसको दरकिनार हम नहीं कर सकते थे। उस समय की गवर्नमेंट ने किया और इसको दरकिनार करने का क्या मिला हमें कि एयर इंडिया और ज्यादा लॉस में चला गया। और भी बड़े सारे कारण हो सकते हैं लॉस पे, वो थे भी, अनफॉर्चुनेट कारण थे। वो कारण क्या थे कि जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल था उस समय, उसकी कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हो गई थी। दूसरा यह था कंपटीशन बहुत ज्यादा था। उस समय प्राइवेट कंपनीज भी इंडिया में आ चुकी थी और वो प्राइवेट कंपनीज लो कास्ट में ग्राहकों को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो रही थी और वहीं एयर इंडिया अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं हो रहा था। इस कारण से भी इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो सबसे बड़ा रीजन जो मैंने बताया आपका इसका डाउनफॉल का ये था कि उसको जो मर्ज किया गया, ये सबसे बड़ा कारण था एयर इंडिया के डाउनफॉल के लिए, जो मर्ज यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में हुआ था। हालांकि गवर्नमेंट की इच्छा बिल्कुल अच्छी थी, बट उसका हमें फायदा नहीं हुआ, एयर इंडिया को फायदा नहीं हुआ और इसी कारण से क्या हो गया, उनका डाउनफॉल हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों को मर्जर करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों टोटली अपोजिट थी। उनका काम करने का तरीका अलग था, उनका कंपनसेशन अलग था, उनके वर्किंग कंडीशंस अलग थी। तो इस कारण से काफी ज्यादा नुकसान में एयर इंडिया चला गया। और भी कुछ कारण, बड़े और भी कारण थे कि मर्जिंग के बाद इनका एक चेयरमैन भी नहीं रहा, 2-2, 3-3, 4-4 चेयरमैन हुआ करते थे। और एक ऐसा पीरियड था, एक और कारण है कि ड्यूरिंग द पीरियड 1998 से लेकर 2004 के बीच में नए प्लेन्स का ऑर्डर नहीं किया गया। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ड्यूरिंग द पीरियड between 1998 to 2004, no new planes were ordered
फॉर एयर इंडिया और फॉर इंडियन एयरलाइंस। इनके लिए नए प्लेन्स का ऑर्डर नहीं किया गया। 1998 से लेकर 2004 के बीच में कोई नई प्लेन्स ऑर्डर नहीं हुए। इससे क्या हुआ? 58,000 करोड़ का नुकसान अभी तक एयर इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। और ये एयर इंडिया एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट पे इसका बर्डन है। अब सरकार चाहती है कि इसके जो शेयर हैं उसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, उनको बेचा जाए, ताकि जो बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर वो कम हो। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि कई लोग बोल रहे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी, इसको बेच दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं, अगर हम समय पर ऐसा नहीं कर पाए तो एयर इंडिया और ज्यादा बर्डन में चला जाएगा। एयर इंडिया काफी ज्यादा बर्डन में चला जाएगा और फिर गवर्नमेंट को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अब इसको बेचने पर? क्या करना चाहती है गवर्नमेंट? पहला तो यही है कि टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। जो फाइनेंशियल बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर वो कम हो जाएगा। और दूसरा ये है टू इंट्रोड्यूस कंपटीशन एंड मार्केट डिसिप्लिन। देखो, अगर एयर इंडिया को कोई प्राइवेट कंपनी खरीदती है तो जो बाकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, उनके लिए कंपटीशन फिर से बढ़ जाएगा। उनको अपनी गेम चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि एयर इंडिया को अगर कोई बड़ी कंपनी खरीदती है दैट मींस एयर इंडिया की हालत सुधरेगी और प्राइवेट कंपनी उसको अच्छे से चलाएगी, जिस वजह से क्या होगा, बाकी कंपनियों के लिए भी कंपटीशन खड़ा हो जाएगा और हम जो डूबती एयर इंडिया है उसको कहीं ना कहीं बचा पाएंगे, रिवाइव दे पाएंगे उसको। इस वजह से गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट कर रही है। पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि जो भी कंपनी इसको खरीदेगी उसमें 51% हमारा होगा और 49% प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर इसमें बनेगी। काफी ज्यादा जो प्राइवेट कंपनीज थी वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा पाई, क्योंकि गवर्नमेंट का ये भी कहना था कि जो मैनेजमेंट होगी वो गवर्नमेंट की तरफ से ही होगी। पर अब सरकार क्लियर कर रही है कि पूरा का पूरा सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिए कि गवर्नमेंट के ऊपर जो एडिशन बर्डन है इसका वो कम होगा। मोर ओवर एक फेयर कंपटीशन आएगा। प्राइवेट जो कंपनियां यहां पर चल रही हैं, एयर इंडिया अगर एयर इंडिया को कोई खरीदता है तो वो कंपनी एयर इंडिया भी इन प्राइवेट कंपनीज को टक्कर देगी। कंपटीशन बढ़ेगा, रिवाइव होगी एयर इंडिया जो अभी डूब रही है। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा मेरे कहने का मतलब ये है कि सेलिंग एयर इंडिया would also be a significant blow to VIP culture। VIP कल्चर को काफी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जो एयर इंडिया गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो काफी ज्यादा नेता मिसयूज करते हैं इसको। करेंगे ना हमारी प्रॉपर्टी। हम लोग बोलते हैं हमारी प्रॉपर्टी है, बट असल में हमें पता है कि हम सिर्फ बोल ही सकते हैं। मजे कौन लेता है? गवर्नमेंट के लोग। क्यों? वीआईपी कल्चर है। इसी वीआईपी कल्चर को खत्म करना है। रुक जाती थी, अपनी मर्जी से वो शेड्यूल टाइम टेबल बना सकते थे, क्योंकि एयर इंडिया गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। उस वीआईपी कल्चर को भी इससे डिसइन्वेस्टमेंट से नुकसान पहुंचेगा और वीआईपी कल्चर भी खत्म होगा। अब ये जो ऐसा कहा जा रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट काफी टाइम लग सकता है, पर गवर्नमेंट इजी स्टेप्स ढूंढ रही है इसमें डिसइन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही डिसइन्वेस्टमेंट करता है। समय पर हमने देखा है कि काफी ज्यादा कंट्रीज ने भी डिसइन्वेस्टमेंट की है अपनी एयरवेज में। जैसे ब्रिटिश एयरवेज भी डिसइन्वेस्टमेंट की ब्रिटेन ने। उसके बाद एयर कनाडा 1988 में डिसइन्वेस्टमेंट हुई इसमें। जापान एयरवेज 1987 में, थाई एयरवेज 1991 में, टर्किश एयरलाइंस, श्रीलंकन एयरलाइंस, इन सब कंट्रीज ने समय समय पर डिसइन्वेस्टमेंट की है ताकि उस एडिशनल बर्डन को रोका जाए। अब इंडिया भी इसी कोशिश में लगा हुआ है ताकि हम एयर इंडिया को बचा सकें। गवर्नमेंट का सिर्फ यही मकसद है कि एयर इंडिया को किसी भी तरह से बचाना है जो उस पर बर्डन हुआ है। दैट्स इट फॉर टुडे।